चलिए टॉपिक करते हैं शुरू फिर आज का। कल हमने ईबीएस के बारे में स्टडी किया था। आज हम ईबीएस वॉल्यूम देखते हैं कि जो हमने वहाँ टाइप्स देखी थी, ईबीएस जो हमारी स्टोरेज होती है वो उसकी टाइप्स कितनी होती है, ठीक है ना। हम कौन कौन सी टाइप यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी अवेलेबल हैं एडब्ल्यूएस के अंदर। दैट मीन्स ईबीएस वॉल्यूम टाइप्स। अगर आप यहाँ स्क्रीन देखेंगे तो पता लग जाएगा आपको कि जब हम वॉल्यूम क्रिएट करते थे तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम टाइप की ऑप्शन आती थी सबसे पहले। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जैसे GP2 है, GP3 है, उसके बाद IO1 है, IO2 है, राइट। देन कम्स कोल्ड HDD जिसको SC1 बोलते हैं। फिर थ्रूपुट ऑप्टिमाइज, ये ST1 होती है। उसके बाद एक मैग्नेटिक है, ठीक है। इन टाइप्स में हम डिफरेंस देखते हैं कि ये क्या डिफरेंसेस हैं। कम्स टू ईबीएस वॉल्यूम तो हम वॉल्यूम्स को डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में। तो सबसे पहले तो हमारे पास रहेगा जिसको बोलते हैं जनरल पर्पस SSD, ठीक है। कौन सी? जनरल पर्पस SSD। सेकंड टाइप हमारे पास रहेगी प्रोविजनल IOPS SSD। सेकंड इज प्रोविजनल IOPS SSD, ठीक है। देन कम्स द थर्ड, दैट इज थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड HDD। ये SSD नहीं है, ये थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कोल्ड HDD, दैट इज कोल्ड HDD, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करना आपकी यहाँ पे दो टाइप्स SSD की हैं और दो टाइप्स यहाँ पर हमारी HDD की हैं। आप लोगों को SSD और HDD में डिफरेंस मालूम है? यस सर। ओके। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर वॉल्यूम्स की टाइप्स क्या होती है, यानी कि जो हमें वहाँ कोड दिख रहे थे GP2 GP3, वो इनमें से कौन कौन सी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जनरल पर्पस में जो हमें वॉल्यूम की टाइप मिलती है वो मिलती है GP3, ठीक है। GP फॉर जनरल पर्पस एंड 3 इज थर्ड जनरेशन, राइट। बट इसमें हमें GP3 के साथ साथ एक और टाइप भी मिलती है जिसको बोलते हैं GP2। तो सेकंड और थर्ड जनरेशन इसमें मिलेंगे आपको। तो मैंने लेटेस्ट वाली पहले रखी हुई है, जो अभी करंट चल रही है लेटेस्ट, वो GP3 है। और उससे जो पुराने वाली है GP2 है, सेकंड जनरेशन। तो ये दोनों जनरल पर्पस SSD थे, ठीक है। ऐसे जब आप प्रोविजनल में आ जाते हैं, प्रोविजनल में आपके पास तीन टाइप्स हैं। इसमें तीन टाइप्स आती हैं। एक आती है IO2 ब्लॉक एक्सप्रेस, IO2 ब्लॉक एक्सप्रेस, ठीक है। सेकंड जो इसमें टाइप आती है उसको बोलते हैं सिंपल IO2, राइट। और जो थर्ड टाइप इसमें आती है उसका नाम है IO1। 1 2 मैंने बता दिया जनरेशन हैं। यहाँ IO जो है वो इनपुट आउटपुट होता है। ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड के हिसाब से SSD डिजाइन की जाती है, क्लियर। फिर आते हैं थ्रूपुट में। थ्रूपुट में एक ही आती है जिसका नाम है ST1, ST फॉर स्टैंडर्ड, ठीक है। और कोल्ड में आती है SC1, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये देखिए इतनी जी सारी हार्ड डिस्क की ऑप्शन इसलिए हैं कि ये डिपेंड करता है कि भाई आपका उस मशीन पे टास्क क्या है, किस तरह की मशीन डिजाइन हो रही है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इसको मैं यूज केस निकालूं कि कहाँ कहाँ ये यूज हो सकती हैं, तो जो जनरल पर्पस की SSD हैं जिसमें आपका GP3 और GP2 आता है, ये
आपका वहाँ यूज होगा जहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी एप्स डिजाइन हो रही हैं जिसमें आप लेटेंसी कम चाहते हैं, लो लेटेंसी एप्स। ठीक है, आपकी इस मशीन पे हाँ, जब हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस होता है, ऑब्वियस हमें पता है कि एचडीडी से फास्ट एसएसडी होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें लेटेंसी कम होती है एसएसडी में, जब कोई एप्लीकेशन एक्सेस हो रही होती है एसएसडी से, ठीक है। या जैसे आप डेवलपमेंट या टेस्ट इन्वायरमेंट में हैं, तो टेस्टिंग जल्दी से होनी चाहिए, तो उसके लिए इस तरह की हार्ड डिस्क वहाँ पर रिकमेंड की जाती है। क्लियर। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो इसका वॉल्यूम साइज होता है, ये दोनों एसएसडी हैं, ये वॉल्यूम साइज जो एडब्ल्यूएस में मिनिमम आप 1 GB ले सकते हैं, और मैक्सिमम जा सकते हैं आप 16 TB तक, फ्रॉम 1 GB टू 16 TB। मिनिमम 1 GB की हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकते हैं एसएसडी में, चाहे GP3 लेनी है चाहे GP2 लेनी है, उसमें आपको मैक्सिमम 16 TB तक आप यूज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन चीज इसमें आती है कि इसमें भी आपको आईओपीएस मिलेगा। जो प्रोविजनल वाली होती हैं आईपीएस, वो तो डेडिकेटेड ही होती हैं, उसमें ज्यादा आईओपीएस मिलता है। आईओपीएस होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड, इन आउट उस हार्ड डिस्क के अंदर अगर ज्यादा हो तो वो हमें आईयूपीएस हार्ड डिस्क चाहिए। बट ये जो जनरल पर्पज है, इनमें भी आपको बाय डिफॉल्ट कुछ आईयूपीएस मिलेगा। कितना आईयूपीएस मिलेगा? वो आपको मिलेगा 16,000 आईयूपीएस पर वॉल्यूम। पर वॉल्यूम का मतलब एक सिंगल हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैक्स है, ठीक है। मैक्स आईयूपीएस 16,000 मिलेगा आपको। तो जितना ज्यादा आईयूपीएस होता है, वो हार्ड डिस्क में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उतने ज्यादा बेस्ट रहते हैं, ठीक है। लाइक जैसे आपको कोई वर्कलोड है जिसमें आपको लेटेंसी चाहिए बिल्कुल ही कम, इससे भी कम चाहिए, मिली सेकेंड्स में भी से भी कम चाहिए, तो वहां आपको आईपीएस वाली हार्ड डिस्क, ज्यादा आईपीएस वाली हार्ड डिस्क क्या करनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आईपीएस मिलता है 16,000 तक। अब अगर आप यही चीजें प्रोविजनल वाली में चले जाएं, जो कि डेडिकेटेड इस चीज आईपीएस के लिए ही बनी है, वहां का यूज केस क्या हो सकता है? वहां का हो सकता है कि जैसे मान लो आपको, मैंने बताया था कि वर्कलोड में आपको मिली सेकंड तक की लेटेंसी चाहिए। कहाँ तक की चाहिए? मिली सेकंड तक की लेटेंसी चाहिए। तो उस केस में आपको ये जो IO2 ब्लॉक एक्सप्रेस है ना, और ये जो IO2 है, इनमें बेस्ट ऑप्शंस मिलेंगे आपको, कि यहाँ पे आपको आईयूपीएस कितना मिल सकता है। यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं लिख रहा हूँ कि इसमें आईयूपीएस कितना मिलेगा, कौन से वाले पार्ट में। अगर मैं यहाँ पे ये बता दूं आपको कि ये जो आईपीएस है वो आपको मिलेगा 2,56,000। वहां पे IO2 ब्लॉक एक्सप्रेस और IO2, इन वाले में। अब देखिए कंपैरिजन, देखिए आईपीएस कितना है, ठीक है ना। अब वापिस से IO1 जो है वो पुरानी जनरेशन थी, तो उसमें आईपीएस कम मिलेगा आपको, बट जनरल पर्पज से ज्यादा ही मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा आपको अराउंड 64,000, बिकॉज ये जनरेशन 1 है, तो इसलिए इसमें 64,000 आईपीएस मिलेगा, बट इट इज बेटर देन जनरल पर्पज। बट देखिए जनरल पर्पज को हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें स्पीड नहीं है, स्पीड है। बट अगर आप मान लीजिए डेटाबेस एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं जिसमें आईयूपीएस ज्यादा नीड होती है, तो उसमें आप प्रोविजनल में ही जाइए, वो बेस्ट है। क्लियर। अगर इसमें स्टोरेज की बात की जाए, तो प्रोविजनल के अंदर जो IO2 है, उसके अंदर आपको सिर्फ IO2 ब्लॉक एक्सप्रेस के अंदर आपको स्टोरेज जो मिलेगी, वो स्टोरेज मिनिमम आप 4 GB की हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं, इसमें 1 GB नहीं मिलती है। और मैक्सिमम आप चले जा सकते हो 64 TB तक, 64 TB, ठीक है। IO2 और IO1 सेम है, यानी कि इसमें आप मिनिमम 4 GB और मैक्सिमम 16 TB, ठीक है। क्लियर। इसको थोड़ा सा अगर ऐसे बना दूं तो आपको ये क्लियर रहेगा। यस सर।
तो ये कुछ ऐसे है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रहेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसमें। और दूसरी चीज, अगर आप यहाँ नेक्स्ट आप हार्ड डिस्क पे चले जाते हैं, तो ऑब्वियस है कि ये अब ये हार्ड डिस्क है, तो इसमें आईपीएस तो आपको बहुत ही कम मिलेगा। अगर मैं ST1 की बात करता हूँ, तो इसमें हम क्या डेटा रखते हैं, जैसे आपके पास कोई डेटा स्टोरेज में है जिनको हमें इतना जल्दी एक्सेस नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो वो डेटा स्टोर, जैसे डेटा वेयर हाउसेज होते हैं, लॉग प्रोसेसिंग होती है तो लॉग जाके स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। कोई बिग डेटा आपके हार्ड डिस्क पे स्टोर्ड है जिसको हम फ्रिक्वेंटली एक्सेस इतना नहीं करते हैं, राइट। तो उस केस में हम ये थ्रूपुट वाली हार्ड डिस्क को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसको ST1 बोलते हैं। इसका जो साइज होता है वो आपका स्टार्ट होता है, अगर ST1 का साइज मैं बताऊँ आपको, तो ये मिनिमम आपको 125 GB लेना पड़ेगा, मिनिमम 125 GB, और मैक्सिमम 16 TB। क्लियर। और अगर इसकी मैं आईपीएस की बात करता हूँ, तो इसमें आईपीएस आपको 500 मिलेगा, तो 500 आईपीएस पर वॉल्यूम मिलेगा आपको, ठीक है। जब हम कोल्ड हार्ड डिस्क पे चले जाते हैं, तो कोल्ड हार्ड डिस्क में वो डेटा एक्सेस करते हैं जिसको, अब मान लीजिए आप ST1 में फ्रिक्वेंटली डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, बट उसमें ऐसा डेटा होता है कि वो आप 6 महीने 1 साल के अंदर कोई एक्सेस करते हैं डेटा, इतना पुराना डेटा होता है। तो उसमें कॉस्ट भी कम पड़ती है। मान लीजिए आपके कुछ डेटा है जो आप फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं करते हैं, बट उसको कभी कभार एक्सेस करते हैं, तो उसको अगर आप ये जर्नल पे, प्रोविजनल पे रखेंगे, तो क्या होगा कि आपको कॉस्ट स्टोरेज की ज़्यादा पड़ेगी। कोल्ड वाली में सबसे कम कॉस्ट पड़ती है स्टोरेज की, क्योंकि एक तो उसको एक्सेस इतनी जल्दी नहीं करना होता है आपको, और अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरेज कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आप उसका ज़्यादा ध्यान रखते हो कि कॉस्ट ज़्यादा ना पड़े हमको, तो आप कोल्ड HDD पे जा सकते हैं। बट आप बोलोगे मुझे डेटाबेस स्टोर करना है वहां पर, तो वो फिर यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। क्लियर। तो तीसरी चीज, ये जो ST, पहले मैं बता देता हूँ, SC1 का जो आपका मिनिमम, ये सेम ही है। आप अगर 125 GB और मैक्सिमम 16 TB, और इसका जो आईपीएस है ये उससे भी कम है, ये 250 आईपीएस प्रोवाइड करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि अगर आपको ओएस इंस्टॉल करना है, यानी कि आपको एक बूट वॉल्यूम क्रिएट करना है, वो HDD और ये थ्रो ऑप्टिमाइज HDD और कोल्ड HDD पे सपोर्ट नहीं करता है। तो मतलब अगर आपको विंडो इंस्टॉल करनी है, जैसे हम कोई मशीन में विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, वो आप जहाँ तो जनरल पर्पज पे कर सकते हैं, या प्रोविजनल आईपीएस यानी कि सिर्फ SSD पे ही इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर। और बाय डिफॉल्ट जब आप विंडो इंस्टॉल अभी मशीन क्रिएट करते हैं, तो आपको एक जनरल पर्पज ही हार्ड डिस्क मिलती है, SSD मिलती है। क्लियर। ठीक है। तो आप देखोगे ये GP2 है, ये जनरल पर्पज SSD है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम आप 1 GB ले सकते हो, मैक्सिमम 16 TB ले सकते हो, ठीक है। नीचे जोन्स आ गए, आप GP3 में चले जाओ, वहाँ भी सेम है, बस एक आईपीएस आपको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। आप IO1 प्रोविजनल में चले जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए IUPS मिल रहा है, और ये 4 GB से शुरू हो रहा है, ठीक है। IO2 में चले जाएंगे, ये अगेन 4 GB से हो रहा है, ठीक है। जनरेशन बड़ी है। उसके बाद ये आपका, अब यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है इन्होंने, IO2 प्रोविजनल, और ये ब्लॉक एक्सप्रेस लिखा हुआ है कि वॉल्यूम विद साइज ग्रेटर देन 16 TB, IUPS greater than 64 are supported only with instance type that support IO2 block express। ठीक है।
यहाँ पे नीचे आ जाओ आप। अगर मैं ये ओल्ड हार्ड डिस्क ले लेता हूँ SC1, तो यहाँ देखो मिनिमम 125 GB चाहिए। यहाँ IUPS इन्होंने फिलहाल तो एप्लीकेबल नहीं किए हैं। जैसे हार्ड डिस्क आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर बेस IUPS जो है वो एक ओल्ड हार्ड डिस्क पे अवेलेबल नहीं किया है इन्होंने, ठीक है ना। आई थिंक शायद बंद ही कर दिया है बिल्कुल। ये ST1 है, थ्रूपुट दे रहे हैं थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम GP2 लास्ट में। ये जो मैग्नेटिक टाइप बताई हुई है, ये मैग्नेटिक क्या है, ये ना तो इसमें कोई IPS मिलेगा बिल्कुल आपको, ना ही कोई थ्रूपुट मिलेगी आपको, ठीक है ना। ये उस डेटा के लिए है जो आपको लगता है कि भाई मुझे इतना यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, तो सिंपल एक हार्ड डिस्क अटैच करनी है, सबसे सस्ती हार्ड डिस्क, तो वो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। बट इसमें ना तो विंडोज विंडोज सिर्फ आप कर सकते हो GP2, GP3, IO1 और IO2। बट सबसे ज्यादा बेस्ट क्या रहती है, GP2 ले लीजिए या GP3 ले लीजिए। क्लियर। बात करते हैं हम नेक्स्ट के की एनक्रिप्शन। क्या हम अपने APS वॉल्यूम्स को एनक्रिप्ट कर सकते हैं? यस वी कैन, हम एनक्रिप्शन कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप APS वॉल्यूम जो है, अगर मान लीजिए आपने जो वॉल्यूम बनाया है उसको बनाते वक्त आप एनक्रिप्ट कर दिया है, राइट, तो जो भी डेटा उसके अंदर बाद में ऐड होगा वो ऑटोमेटिकली एनक्रिप्ट होता जाएगा, ठीक है। उस हार्ड डिस्क से जो भी स्नैपशॉट बनाओगे वो भी एनक्रिप्ट रहेंगे। एक चीज बताता हूँ, अगर आप क्रिएट करते वक्त, यानी कि ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ EPS वॉल्यूम, जब आप EPS वॉल्यूम बना रहे हैं तो उस वक्त आपने उसको अगर क्या कर दिया है, एनक्रिप्ट कर दिया है, तो उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा कि इसके बाद जो भी डेटा इसमें रखोगे वो भी क्या रहेगा, एनक्रिप्ट रहेगा, ठीक है ना। सेकंड, इस हार्ड डिस्क का जो भी आप स्नैपशॉट बनाओगे वो स्नैपशॉट भी क्या रहेगा, एनक्रिप्टेड, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर आप उस स्नैपशॉट को फिर से वापस क्या बनाते हो, वॉल्यूम बनाते हो, अगेन वो भी क्या रहेगा, एनक्रिप्टेड। क्लियर। और ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में आपको कोई ज्यादा काम नहीं करना है, सिर्फ एक सिंगल सिंपल सा टिक होता है, उसको ऑप्शन को ऑन कर देना है, आपकी वो ड्राइव जो है एनक्रिप्टेड हो जाएगी, ठीक है। और ये जो एनक्रिप्शन होती है इसकी जो कीज होती है, ऑब्वियस है एनक्रिप्शन के बारे में हमें यही भी जानते हैं कि एनक्रिप्शन जो होती है वो कीज की हेल्प से होती हैं। तो जो भी ये कीज होती हैं फॉर एनक्रिप्शन जो हम यहाँ यूज करेंगे, ये आपको क्रिएट खुद नहीं करनी है, ये AWS आपको खुद ही प्रोवाइड करवाएगा, आपको सिर्फ टिक करना है। ये कहाँ से मिलती हैं, ये बेसिकली AWS के अंदर एक सर्विस है जिसका नाम है KMS। क्या नाम है, KMS। और ये एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करते हैं AES-256। दिस इज द एल्गोरिदम they use to encrypt your data, and this KMS is a location where these keys are generated। तो जैसे आप किसी वॉल्यूम को बना के इस पर टिक करेंगे, ऑटोमेटिकली एक KMS से एक की आपके उस ड्राइव पर लग जाएगी, जो आपके उस ड्राइव को एनक्रिप्ट भी करेगी, और जब आप उस डेटा को एक्सेस करोगे तो डिक्रिप्ट भी करेगी। क्लियर। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ करके कि ये कैसे परफॉर्म होगा। आप स्क्रीन पे यहाँ पर हार्ड डिस्क देख रहे हैं, एक मैं GP2 ले लिया है, 1 GB सबसे छोटा साइज लिया है मैंने। अब देखो यहाँ पे जैसे जोन के बाद यहाँ नीचे आता हूँ एनक्रिप्शन में, यहाँ पे देख रहे हैं एनक्रिप्शन लिखा हुआ, एनक्रिप्ट दिस वॉल्यूम, दिख रहा है। यहाँ पे आपको टिक करना है, यहाँ पे आपसे KMS की मांगेगा, आपको सिंपली यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन करना है, और ये जो लिखा हुआ है डिफॉल्ट AWS EPS, इसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ये की ऑनर, दिस अकाउंट, की ID, की AR नंबर, ये ऑटोमेटिकली अटैच हो जाए। बस इतना काम करना है आपको, और यहाँ नीचे आके कर देना है क्रिएट वॉल्यूम। आप देखोगे एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया है, जैसे हमने कल किया था, जो जब कल हमने जो किए थे उसमें हम क्या कर रहे थे, हम एनक्रिप्ट नहीं कर रहे थे, बिना एनक्रिप्शन के सिर्फ क्रिएट करते। तो इसको आप देखोगे यहाँ पे आगे जाके ये भी क्रिएट हो रहा है, एंड द वॉल्यूम इज एनक्रिप्टेड
और कौन सी की आईडी लगी है, और यहाँ पे बता रहा है कि की का एलियास क्या है। ठीक है, क्लियर। ये अभी क्रिएट हो रही है एंड अवेलेबल, राइट। अब अगर इसका मैं स्नैपशॉट बनाता हूँ, सिलेक्ट करके इसको एक्शन में जाके किया क्रिएट स्नैपशॉट, यहाँ पे स्नैपशॉट का नाम लिख लिया मैंने EBS बैकअप करके पीके। यदि इसको मैं क्रिएट स्नैपशॉट करूंगा तो स्नैपशॉट में चले जाता हूँ। ये देखिए ये स्नैपशॉट बना है ABS BK। ये कल वाला है शायद, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, कल का ही भरा हुआ है। तो ये ABS BK 1 GB दैट इज ऑल्सो एनक्रिप्टेड। ठीक है, ये भी एनक्रिप्ट हो चुका है आपको। क्लियर, ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ। वॉल्यूम जो बनाया था वो भी एनक्रिप्टेड है, इसका स्नैपशॉट जो बनाया था वो भी एनक्रिप्टेड है। ठीक है, अब इस स्नैपशॉट से वापस अगर मैं कोई वॉल्यूम बनाता हूँ वो भी क्या रहेगा, एनक्रिप्टेड रहेगा। क्लियर, बट मान लीजिए मैंने एक वॉल्यूम बनाया है, तो ये वॉल्यूम मैं कर देता हूँ यहाँ से, तो रहने देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम करता हूँ, अगेन जनरल पर्पज लेता हूँ, स्पेस फिर से 1 GB लेता हूँ। मैं इसको एनक्रिप्ट नहीं करूंगा इसका, ठीक है, नॉट एनक्रिप्टेड। मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और क्रिएट वॉल्यूम कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सेकंड वॉल्यूम एनक्रिप्टेड नहीं है, राइट। बट क्या मैं अब इसको एनक्रिप्ट कर सकता हूँ? मैंने किया लेकिन मैंने एनक्रिप्शन लगाई नहीं, और मैंने ऐसे ही सिंपल बना दिया इसको। बट मुझे अब सिक्योरिटी चाहिए, तो क्या मैं इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, डिलीट भी नहीं कर सकता, तो क्या मैं इसको अब एनक्रिप्ट कर सकता हूँ? ये बताएगा, क्या मैं एनक्रिप्ट कर सकता हूँ कि नहीं? सर नहीं सर, तो कोई तरीका है करने क्योंकि का? सर अगर ऐसे कर सकते तो फिर सर उस मेथड का सर फिर पर्पस क्या सर, क्योंकि अगर कोई इनक्रिप्ट कर तो हम्म। डिलीट करने, अगर इतना अगर इजीली अगर ये सब होता तो फिर उस चीज का मतलब ही क्या है इनक्रिप्ट करने का। तो मतलब क्या है इनका, कि इनका मतलब कहने का है कि मान लो गलती से आपने नॉन एनक्रिप्ट ही बना दिया वॉल्यूम। अब जी वॉल्यूम में डेटा है, अब आपको उसको एनक्रिप्ट जी। करना है, तो ऑब्वियस है AWS ने भी ऑप्शन भी रखी हुई है, आप कर सकते हाँ हैं। सर। आप किसी अनएनक्रिप्टेड वॉल्यूम को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, बट तरीका ये नहीं है कि भाई इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऐसे एक्शन में गए और यहाँ से एनक्रिप्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये कैसे होगा? एक तरीका है, जैसे मैंने बताया था कि हम एक एक जोन में अगर EBS वॉल्यूम बनाते हैं, वो दूसरे में नहीं जा सकता, राइट, अटैच नहीं हो सकता। लेकिन अटैच करने का तरीका बता दिया था मैंने, कि पहले उसका बना लो स्नैपशॉट। स्नैपशॉट को वापस आप क्या बनाओ, वॉल्यूम, बट इस बार वॉल्यूम कौन सा चूज करना, फॉर अनदर जोन। तो बन गया ना वो भी वैसे। ऐसे ही हमारे पास यहाँ भी ऑप्शन है कि हम किसी अनएनक्रिप्टेड EBS वॉल्यूम को एनक्रिप्टेड कैसे बना सकते हैं। अब देखो मैं करके बताता हूँ। मेरे पास ये वॉल्यूम है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि मुझे पता है कि अगर इसका मैं क्या बनाता हूँ, स्नैपशॉट बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, स्नैपशॉट बनाता हूँ, तो वो भी क्या बनेगा, अनएनक्रिप्टेड बनेगा, है ना। मैं बना के बताता हूँ, मैं इसका पहले बनाऊंगा स्नैपशॉट। पहला काम क्या है कि आपको इस नॉन एनक्रिप्टेड EBS वॉल्यूम का बनाना है स्नैपशॉट। तो दिस इज ए क्रिएट स्नैपशॉट, ठीक है। इसका हम रख देते हैं नाम अनएनक्रिप्टेड EBS, ठीक है, राइट। ये देखिए मुझे क्या बता रहा है कि भाई ये जो बनेगा ना, ये नॉन एनक्रिप्टेड ही बनेगा, ठीक है, मुझे बनाना है, तो मैं बनाता हूँ इसको क्रिएट स्नैपशॉट। अब एक स्नैपशॉट में चले जाते हैं, वहाँ देखेंगे स्नैपशॉट बना हुआ है, ये आ गया हमारा स्नैपशॉट। बट ऑब्वियस है कि पहले वाला एनक्रिप्टेड है, जो अभी मैंने बनाया वो अगेन नॉन एनक्रिप्टेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, आपको ये जो नॉन एनक्रिप्टेड स्नैपशॉट था, इसको सिलेक्ट करके इसकी कॉपी बनानी है। क्या बनानी है, कॉपी। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वॉल्यूम नहीं बना रहा हूँ, इसको क्या बना रहा हूँ, कॉपी, ठीक है। आप इस पे क्लिक करो, क्रिएट कॉपी स्नैपशॉट। यहाँ पे देखो मुझे एक ऑप्शन दे रहा है,
अगर आप किसी भी अनएनक्रिप्टेड स्नैपशॉट की कॉपी बनाते हो, वो कॉपी को एनक्रिप्ट करने के लिए ऑप्शन दे देगा। क्लियर है? जैसे यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए नीचे की आ गई और मैंने कॉपी स्नैपशॉट पे क्लिक कर दिया। अब देखो मेरे पास एक कॉपी बनी है। ये कॉपी जो है, ये देखो क्या बन गई है। क्लियर? अब मेरे पास जो कॉपी बनी है वो एनक्रिप्टेड बन गई है। अब इस कॉपी का क्या बना लो वापिस, वॉल्यूम, क्रिएट अ वॉल्यूम। अगर पहले वाले का वॉल्यूम बनाता हूँ वो तो नॉन एनक्रिप्टेड है ना, वो तो मुझे नॉन एनक्रिप्टेड ईबीएस वॉल्यूम दे देगा। अब मैंने उसकी जब कॉपी बनाई थी उसमें मुझे उसने ऑप्शन दे दी क्या करने के लिए, एनक्रिप्ट करने के लिए। अब जब एनक्रिप्ट बन गया है, अब मैं इसका क्या बना लेता हूँ, वॉल्यूम। तो क्रिएट अ वॉल्यूम, और यहाँ पे नीचे जाके आप करेंगे क्रिएट वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम में चला जाता हूँ मैं, ये आगे मतलब वॉल्यूम से जो स्नैपशॉट जिससे मैंने वॉल्यूम बनाया है वो देखो वापस क्या बन गया। क्लियर? तो यानी कि प्रोसेस क्या रहेगा, आपको मैं लिख के दे देता हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, जब भी किसी अनएनक्रिप्टेड ईबीएस वॉल्यूम को एनक्रिप्टेड में चेंज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रिएट करना है एक ईबीएस स्नैपशॉट, ठीक है ना, उस वॉल्यूम का। क्रिएट ईबीएस स्नैपशॉट ऑफ दैट वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? जो अनएनक्रिप्टेड है। एक स्टेप जैसे ही हो जाएगा, सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने कॉपी करना है, कॉपी दैट अनएनक्रिप्टेड स्नैपशॉट। अब वहां पे दो स्नैपशॉट आ जाएंगे, बट जब आप कॉपी कर रहे होगे, कॉपी करते वक्त आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, इसकी एनक्रिप्टेड, एनक्रिप्टेड एनक्रिप्टेड एनक्रिप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन आपको मिलेगी जब आप कॉपी करो। कॉपी करते ही अनएनक्रिप्टेड स्नैपशॉट की ऑप्शन में आपको एनक्रिप्शन पे टिक कर देना। जैसे टिक करेंगे, अब आपके पास जो स्नैपशॉट क्रिएट हुआ आएगा नया, जो भी ये स्नैपशॉट आएगा आपके पास, ये स्नैपशॉट जो होता है वो एनक्रिप्टेड वाला होगा। अब इसको वापस किस में कन्वर्ट कर देना है आपने, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आपका कौन सा होगा, एनक्रिप्टेड। क्लियर? क्लियर हो आपको? तो ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ, देखिए अगर पहले से ही आपके दिमाग में आया कि मैंने एन्क्रिप्शन लगानी है तो वॉल्यूम क्रिएट करते वक्त तो लगा दो। और मान लीजिए कि नहीं लगी आपसे तब, या भूल गए या याद नहीं रहा, तो बाद में ऐसे कर सकते हो ना, ना कोई आपका डेटा डिलीट होगा और ना ही कोई वॉल्यूम डिटैच, मतलब कि आपका वॉल्यूम आगे पीछे होगा। क्लियर? ठीक है। यस सर। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा वो है Amazon EFS। And what is EFS? It is Elastic File System. What is EFS? Elastic File System. आपने NFS का नाम सुना हुआ है, नेटवर्क फाइल सिस्टम? जी सर। हाँ सर सुना है। तो लाइनेक्स के अंदर जब भी आप शेयरिंग करते हैं तो वहाँ NFS को यूज एनएफएस किया जाता सर्वर है। बनाना कंपलसरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लिनक्स के अंदर शेयरिंग के लिए NFS सर्वर बनाना पड़ता है, फिर NFS क्लाइंट फिर माउंट करते हैं, राइट। ये प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे Amazon ने उसी NFS का नाम चेंज किया है, उसका नाम रखा है इलास्टिक फाइल सिस्टम दैट वर्क्स ऑन दैट NFS, ठीक है। वो उसी NFS को यूज करता है जो लाइनेक्स मशीन यूज करती हैं, ठीक है। और ये सिर्फ लाइनेक्स की मशीन पे ही अप्लाई कर सकते हो, आप विंडोज की मशीन में अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो सॉरी EFS है, ठीक है। अब इसका काम क्या आएगा आपको, काम ये आएगा कि मान लीजिए आपके अलग अलग जोन हैं, ठीक है, 3 जोन है आपके पास। दिस इज अवर जोन ए,
जोन बी, तो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास 3 जोन हैं। एक हमारे पास जोन ए है, जोन बी है, जोन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ इंस्टांस क्रिएट किए हुए हैं। दिस इज माय फर्स्ट इंस्टांस, दिस इज माय सेकंड इंस्टांस, दिस इज माय थर्ड इंस्टांस। तो एक एक मशीन तीनों जोन में ऐड की हुई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों तीनों मशीन ना एक सिंगल स्टोरेज को एक्सेस करें, यानी कुछ डेटा सेव करना है तो वो एक ही लोकेशन से एक्सेस होना चाहिए। ये नहीं कि भाई इसकी अपनी हार्ड डिस्क अलग से लगाऊं, इसके लिए अलग से लगाऊं, इसके लिए अलग से लगाऊं। तो मैं एक सिंगल स्टोरेज सोल्यूशन चाहता हूँ। वहां पर हम एक इलास्टिक फाइल सिस्टम यूज करेंगे कि यहाँ पे जो स्टोरेज होगी, अब ये EFS में स्टोरेज जो है ये अमेजोन के कहाँ पे रहेगी, स्ट्रक्चर में रहेगी। उनके पास बहुत बड़ा स्टोरेज पूल होता है, उसमें बहुत सारी हार्ड डिस्क अटैच होती हैं। हमें हार्ड डिस्क से कोई लेना देना नहीं है। हमने सिंपल क्या करना है कि इन तीनों सिस्टम्स को एक NFS प्रोटोकॉल के जरिए उस इलास्टिक फाइल सिस्टम से अटैच कर देना। उससे क्या होगा कि ये मशीन भी इसको एक्सेस करेगी स्टोरेज को, ये मशीन भी करेगी एट ए सेम टाइम, और ये भी मशीन एक्सेस करेगी। तो मतलब अगर इस मशीन ने कोई फोल्डर बनाया है वहां पर, तो ये मशीन भी, अब ये फोल्डर जो है कहाँ क्रिएट हो जाएगा, यहाँ, राइट। और ये फोल्डर को ये सेकंड मशीन भी एक्सेस कर सकती है, थर्ड भी कर सकती है, लाइक शेयरिंग। बट शेयरिंग जो होती है वो एक सिस्टम से आती है, ये आएगी कहाँ से, एक अमेजोन के पूल से आएगी। वहाँ कितनी स्टोरेज है, बहुत ही स्टोरेज ज्यादा है, वहाँ कोई लिमिटेशन भी नहीं है, अनलिमिटेड स्टोरेज। बट यहाँ पे आपको चार्जेस पड़ सकते हैं अगर आप अपने उस फ्री टीयर में अगर ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। ये एक्सपेंसिव भी है और ये पे पर यूज के हिसाब से होती है। क्लियर, ठीक है। ये डेटा शेयरिंग के लिए, वेब सर्विंग के लिए है, कंटेंट मैनेजमेंट, ठीक है ना। या एक ही लोकेशन से जो डेटा है सबके साथ क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, तो उसके लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और मैंने बता दिया ये लाइनक्स के साथ, लाइनक्स की कोई भी AMI के साथ ये कंपेटिबल है, विंडो के साथ कंपेटिबल नहीं है, ठीक है। और इसमें कोई स्टोरेज की लिमिट नहीं होती। और मतलब अगर हम ये देखे जाए तो कितने कनेक्शन बना सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर 1000 कनेक्शंस आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। 1000 कॉन्करेंट कनेक्शंस, यानी कि एक साथ 1000 क्लाइंट जो हैं इस EFS फाइल सिस्टम में वन टाइम एक साथ डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ग्रोइंग साइज जो है, ये नहीं है कि मान लीजिए, ये देखिए किस पे डिपेंड रहता है कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 10 GB की फाइल रखी, किसी ने अपलोड की है 10 GB, तो आपकी स्टोरेज 10 GB है। अब किसी और सिस्टम ने यहाँ 20 GB रख दी, तो 20 + 10 होगा 30। अब इसकी स्टोरेज कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो ये ग्रो करेगा, ये ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। ये नहीं होता कि भाई पहले से आपने 100 GB ले लिया ना, जितना डेटा रखते जाएंगे सभी यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ग्रो करता जाएगा। इसलिए इसको इलास्टिक बोला जाता है कि ये इलास्टिक की तरह एक्सपैंड होता है। डेटा निकालते जाओगे ये आपका श्रिंक करता जाएगा। तो जितना डेटा ज्यादा रख रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसका पे पर यूज भी आपको है मिलता जाएगा, ठीक है। उसको करके देखना है तो ऑब्वियस है कि हमारे पास फ्री टीयर है तो कुछ इश्यूज तो आएंगे, बट ऑब्वियस है कि हमारे पास मशीन्स की लिमिटेशन होती है, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम 3 मशीन तो बना ही सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज वी हैव 30 GB ऑफ स्टोरेज स्पेस, तो पर मशीन 8 GB वो यूज करेगा। तो हम इसको यूज करके देखते हैं। इंस्टांस पे आ जाते हैं। हम 2 मशीन लॉन्च करूंगा, ठीक है। बट मशीन लॉन्च करने से पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि मशीन अगर लॉन्च होगी तो हमें EFS अटैच करना होता है, तो सबसे पहले हम EFS कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सर्च करेंगे EFS, दिस इज फाइल स्टोरेज फॉर EC2। ये रहा आपका, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल सिस्टम EFS टेस्ट कस्टमाइज, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट। यहाँ पे थर्ड जोन, अगर तीनों जोन में मशीन है तो तीनों रहने दो, वरना जो नहीं चाहिए वो डिलीट कर दो, रिमूव
इसको भी डिलीट किया और यहाँ से चूज करूंगा, देखो मेरा EFS आ रही है ना, EFS SG, और यहाँ भी EFS SG। समझा रहा है क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप हमने वो लगाना है जो हमने बनाया, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट कर देना यहाँ से, एक ये नेक्स्ट। यहाँ पे अगर आप कोई पर्टिकुलर जेसन पॉलिसी अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, ठीक है, वरना इसको छोड़ दीजिए ब्लैंक और नेक्स्ट कीजिए। ये आपका एक रिव्यू है, तो वहाँ नीचे आके आपको क्रिएट कर दो। ठीक है, बस क्रिएट कर दीजिए। अब आपका ये हो गया। सिर्फ क्या करना है आपको कि EFS बनाने से पहले कस्टमाइज के थ्रू आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप, ब्लैंक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, और उसको इनके साथ ऐड कर देना है जो जो अवेलेबिलिटी जोन में आप मशीन्स क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जाके हम क्या बनाएंगे, अपनी मशीन्स बनाएंगे। अब हम चले जाते हैं EC2 में, यहाँ पे इंस्टांस, लॉन्च इंस्टांस, ठीक है। मशीन का नाम, इसका नाम रख देता हूँ मैं फर्स्ट सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जैसे ही मैं ये सेटिंग करके नीचे आता हूँ, ये AWS इमेज आ गई, इसका ध्यान रखना है। ये की पेयर आ गया, की पेयर बना हुआ पहले से, ठीक है। और नीचे आ जाओ आप, नेटवर्क सेटिंग्स हो गई, ठीक है ना। यहाँ जो सिक्योरिटी ग्रुप है आपको वही चूज करना है जो हमने क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है। और एक और चीज चूज करनी है, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में देखो सबनेट जोन हम कुछ नहीं दे रहे हैं, बट मैंने तो 2 जोन अवेलेबल किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। इस बार इसको यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम क्या करते थे, किसी भी जोन में मशीन बना लेते थे। अब आपको इसको एडिट पे क्लिक करना है, तो यहाँ से जोन खुद सेलेक्ट करना। अब जोन देखिए क्या है, ये A, B और C, तो मैंने 2 जोन लिए थे, A और B। ये मशीन बनाऊंगा A में, ठीक है। व्यू ऑल इंस्टेंसेस, एक इंस्टेंस बन गया। सेम ऐसा एक और इंस्टेंस बनाएंगे, इसको रखेंगे सेकंड सर्वर, सेकंड सर्वर आ गया। सेकंड सर्वर के नीचे जाएंगे, इंस्टेंस टाइप ओके है, की पेयर लॉगिन ओके है। नेटवर्क में जाके इस मशीन को रखेंगे B में, सिक्योरिटी ग्रुप तो अभी मैंने जो बनाया था EC2 EFS ये वाला, और उसके बाद इसको भी करेंगे हम लॉन्च। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मशीन आ रही हैं, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं किया है, बस ये दोनों मशीन अलग अलग जोन में बनानी है आपको, ठीक है। और उसके अलावा इसमें इनका एक सेपरेट सिक्योरिटी ग्रुप बना दो आप, ठीक है, नथिंग एल्स, राइट। अब ये दोनों की दोनों मशीन क्या हो गई हैं, स्टार्ट हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इन मशीन को क्या करना है, एक्सेस करना है दोनों, ठीक है। तो उसके लिए ऑब्वियस है, मेरे पास टी सॉफ्टवेयर है, तो मैंने इसको एक्सेस टी पुट्टी, फिर मैं ऑथ में पहले की लगा लेता हूँ, मेन रिसोर्स, और लॉगिंग में जाके सेशन में जाके AC2-USER@, पहले एक मशीन का करेंगे, पहले हम एक मशीन का करेंगे यूज, फिर दूसरी का, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 मशीन है, पहले मैं सर्वर 1 पे जाता हूँ, इसका पब्लिक IP कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ इसको ओपन करते हैं, एक्सेप्ट। तो ये मैं फर्स्ट मशीन में लॉग इन, ठीक है ना, ये दिख रही है फर्स्ट मशीन आपको। अब मैं सेकंड मशीन में जाता हूँ, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेकंड मशीन में यहीं पे खोल लेता हूँ, ठीक है ना, 50 से 2 2 क्या कैसे खुलेंगे, ठीक है।
दो बार पुट्टी ऑन करना पड़ेगा। तो मैं सेकंड मशीन को यहीं से EC2 कनेक्ट पे चला जाता हूँ और यहीं से कनेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड मशीन मैंने यहीं पे ओपन कर ली है, ठीक है। दिस इज माई सेकंड मशीन, ठीक है। ये मेरी सेकंड मशीन है EC2 यूजर वाली, और एक मैंने पुट्टी से लॉगिन किया हुआ ये वाली, ठीक है। ये पुट्टी वाली जो है ये मेरी फर्स्ट सर्वर है, और ये जो दूसरी है ये मेरी सेकंड मशीन है। यहाँ तक ओके सबको, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, कि आपको इन दोनों मशीन्स पे एक फोल्डर बनाने, सेम फोल्डर बनाने, ठीक है। MKDIR जो ये वाली मशीन है इस पे मैं MKDIR एक फोल्डर बनाता हूँ EFS, ठीक है। एक फोल्डर बन गया, सेम यहाँ भी बनेगा MKDIR EFS, फोल्डर का नाम सेम रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है कि इस फोल्डर के अंदर हमें उस EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम के पाथ को क्या करना है, माउंट करना। क्या करना है, माउंट करना। तो वो कहाँ से मिलेगा हमें, आप यहाँ पे EFS में चले जाइए, ये EFS जो हमने बनाया था इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। वहां पे एक ऑप्शन आ रही है, यहाँ साइड में देखिए अटैच, दिख रहा है अटैच, आपको अटैच पे क्लिक करना है। अटैच पे क्लिक करते यहाँ पे वो हमें कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि आप इन कमांड्स को यूज कर सकती हैं। तो मैं ये ऊपर वाली कमांड यूज कर रहा हूँ, वहां जो मैंने EFS लिखा है ना उसी नाम का फोल्डर बनाया। ये पूरी कमांड यहाँ से कॉपी करनी है आपको, ये वाली यूजिंग द EFS माउंट हेल्पर, ये पूरी कमांड कॉपी कीजिए। पहले एक इंस्टांस पे आते हैं हम फर्स्ट वाले पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद एंटर करो। अभी वो कह रहा है कि अननोन फाइल सिस्टम टाइप EFS, ठीक है। ये एरर दे रहा है कुछ, अच्छा जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था जैसे उसकी वजह से सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ ऐड नहीं किया था, तो हमें सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है। वहां पे जो हमने EFS का सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा बनाया था, ये वाला EFS SG यही था, इसको ओपन करना है। यहाँ में इनबाउंड रूल को एडिट करना, कि उन मशीन से कौन सी सर्विस इस EFS पे आएगी, ठीक है। और कौन सी सर्विस आएगी ये बता सकता है, वो सर्विस होगी NFS की। कौन सी, NFS। यहाँ से NFS को सिलेक्ट करो, ठीक है। सोर्स, सोर्स रहेगा हमारा वो सिक्योरिटी ग्रुप जिनके पीछे वो दो मशीन है, EC2 to SG, ये सोर्स रहेगा। तो हमने उन दोनों मशीन्स को क्या कर दिया है, एक एक करके नहीं लगाना है, हमने दो मशीन्स के आगे एक ही सिक्योरिटी ग्रुप लगाया था ना, वही यहाँ अटैच कर दिया कि वो दोनों मशीन इस सिक्योरिटी ग्रुप के पीछे हैं, जो इसके थ्रू कहाँ आएंगे, इस वाले सिक्योरिटी ग्रुप में जो अभी मैंने बनाया है EFS SG, और इसके आगे क्या है EFS फाइल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे इसको सेव रूल करेंगे। अब चले जाते हैं हमारे 50 वाले सेक्शन पे। इसमें मुझे लगता है NFS इंस्टॉल्ड नहीं हो रहा है, एक मिनट। इसमें ना पहले एक कमांड चला हुआ आपको, तो इसमें NFS इस मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही नहीं है। sudo yum install, तो NFS की कुछ यूटिलिटीज हैं जो Amazon -EFS -UTILS, ये इंस्टॉल कीजिए इस पहले, ठीक है। ये जो स्क्रीन पे दिख रही है आपको ये इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। ये इंस्टॉल हो चुका है, NFS की यूटिलिटी इंस्टॉल नहीं है इस पे। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ, ये देखिए हो गया, हो गया। सेम चीज आपको दूसरी मशीन पे भी करनी है, क्योंकि NFS की जो सॉफ्टवेयर हैं यूटिलिटीज हैं वो इन मशीन्स पे प्री इंस्टॉल नहीं है, तो वो हमें कमांड से करना है। कैसे, sudo yum install Amazon
EFS utils, ठीक है, इस मशीन पे भी इंस्टॉल करेंगे। अब वो कमांड मैं यहाँ से भी लगाता हूँ। डन, क्लियर है। हुआ क्लियर। अब वो एरर नहीं आया हमें, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हम वेरीफाई कैसे करेंगे हम, अगर मैं ये मशीन्स अगर वो एक ही सोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो अगर मैं इस EFS फोल्डर में चला जाता हूँ, वहां पे मैं बनाता हूँ एक फाइल, ठीक है ना, बिम के साथ एक मैंने टेक्स्ट फाइल बना दी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज ए टेस्ट फाइल फ्रॉम सर्वर सेकंड, ठीक है। इसको सुडो से ओपन करना पड़ेगा, परमिशंस नहीं है सुडो से। इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज अ टेस्ट फाइल, दिस इज अ टेस्ट फाइल फ्रॉम सर्वर सेकंड, एंड देन सिम ये विम एडिटर है, आप सबको पता होगा कैसे काम होता है इस पे। तो एक फाइल सेव हो गई है, इसके अंदर मैं चेक कर लेता हूँ क्या सब कुछ ओके है। देखो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ दिस इज ए टेस्ट फाइल फ्रॉम सर्वर सेकंड सर्वर, ठीक। अब ये फाइल कहाँ पे स्टोर हो रही है, EFS में, क्योंकि मैं EFS फोल्डर के अंदर हूँ और वो वहाँ उसने माउंट किया हुआ है, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं सेकंड मशीन पे चला जाता हूँ, ये फर्स्ट वाली पे, यहाँ भी मैं CD EFS के अंदर चला जाता हूँ, आप देखोगे LS से वहां मुझे एक फाइल दिख रही है कि नहीं। ये वही फाइल है जो मैंने सेकंड सर्वर के उस फोल्डर में बनाई थी, क्योंकि ये दोनों फोल्डर सेम ही है EFS। अगर उसमें फाइल को ओपन करता हूँ यहाँ पे, देखिए क्या दिख रहा है, दिस इज ए टेस्ट फाइल फ्रॉम सर्वर साइड। क्लियर हुआ कि दोनों एक ही लोकेशन एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, ये दोनों के दोनों मशीन से एक ही लोकेशन एक्सेस कर रही हैं। और यहाँ अगर मैं EFS में आ जाता हूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे कि ये अभी कुछ इतना खास साइज यूज नहीं किया है, 6 KB के अराउंड ही यूज हो रहा है, क्योंकि अभी इतना भी स्टोरेज तो है नहीं यहाँ पे। तो जितना आप डेटा रखते जाएंगे तो ये स्टोरेज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बट ये ग्रो ऑटोमेटिकली होगी, इसका कोई मैक्सिमम साइज नहीं है, ये पेटाबाइट्स तक चली जाती है, बट उसके अकॉर्डिंग आपको फिर चार्जेस भी पड़ेंगे इसके ऊपर। क्लियर, चलिए ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। ओके सर। ओके।